वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम फिलिप लार्किन की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द ट्रीज़ यानी दरख्त। इस पॉइंट में 3 क्वार्ट्रेन्स यूज़ किए गए हैं। क्वार्ट्रेन 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। तो 3 क्वार्ट्रेन्स के इस्तेमाल की वजह से इस पॉइंट की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 12, यानी ये पॉइंट टोटल 12 लाइनों पर कंसिस्टेड है। इस पॉइंट में पोइट ने पौधों के थ्रू और दरख्तों के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश की है कि स्प्रिंग सीज़न को देखकर यानी मौसम बहार को देखकर हमें हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, पुरुम्मीद रहना चाहिए और अच्छे वक्त की हमें हमेशा उम्मीद करते ही रहना चाहिए। अब हम आते हैं इस पॉइंट के टेक्स्ट की जानिब। पॉइंट कहता है द ट्रीज़ आर कमिंग इनटू लीफ, यानी दरख्तों पर नए पत्ते नमूदार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मौसम बहार आ चुका है, दरख्तों पर नए पत्ते नमूदार हो रहे हैं, यानी बागात में नए फूल और फल नमूदार हो रहे हैं, यानी मौसम बहार अपने जोबन पर है। लीफ एक सिंबॉलिक वर्ड है जिसका मतलब है नए नए फूल, फल और नए नए पत्ते, यानी मौसम बहार में नए फूल आ रहे हैं। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है, हरियाली ही हरियाली हर सू छाई हुई है। लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड, और यूँ महसूस हो रहा है जैसा कि कुछ कहा जा रहा है, यानी जैसा कि ये दरख्त और नए सरसब्ज़ो शादाब दरख्त और पौधे हमें कुछ कह रहे हैं, हमें कोई पैगाम दे रहे हैं, कोई खुशी का पैगाम, कोई उम्मीद का पैगाम दे रहे हैं। द रीसेंट बर्ड्स, और अभी हाल ही में ताज़ा ताज़ा खिलने वाली जो कलियां हैं, ताज़ा ताज़ा खिलने वाले जो गुंचे हैं, रिलैक्स, वो बहुत ही पुरसकून हैं। एंड स्प्रेड, और इर्द गिर्द फैले हुए हैं, यानी बागात में हर सू ताज़ा ताज़ा खिलने वाली कलियां और गुंचे हर सू बड़े आराम से फैले हुए हैं। देयर ग्रीननेस, उनका सब्ज़ा, इज़ अ काइंड ऑफ ग्रीफ, मुझे गमज़दा कर रहा है, यानी उनकी हरियाली और उनका सब्ज़ा मुझे गमगीन कर रहा है। अब ये सब्ज़ा पॉइंट को क्यों गमगीन कर रहा है, पॉइंट क्यों पेसिमिस्ट हो रहा है, पॉइंट क्यों नाउम्मीद हो रहा है, उसका जवाब वो नेक्स्ट स्टेंजास में देगा। वो कहता है नेक्स्ट स्टेंजा में, इज़ इट दैट दे आर बॉर्न अगेन, क्या ऐसा मुमकिन है कि ये दोबारा उग आएंगे। एंड वी ग्रो ओल्ड, और हम लोग तो बूढ़े हो जाते हैं, यानी हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, हम पर बुढ़ापा आ जाता है, हमारी ज़िंदगी में बार बार जवानी की बहार नहीं आती। जबकि पौधों और दरख्तों का मामला हमसे उलट है, वो एक बार ख़ज़ां में मुरझा जाते हैं, जैसे ही ऑटम सीज़न आता है वो विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा मौसम बहार आता है वो दोबारा फिर सरसब्ज़ो शादाब हो जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स इंसानों की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान कभी भी दोबारा जोबन की तरफ नहीं आ सकते। इंसानों पर जब एक मरतबा बुढ़ापा तारी हो जाता है तो ये दोबारा जवान नहीं हो सकते। उसके बाद वो दोबारा इसी बात का खुद से जवाब देता है, नो दे डाई टू, नहीं, पौधे भी दोबारा मर जाते हैं। कैसे, देयर ईयरली ट्रिक ऑफ लुकिंग न्यू, उनका हर साल दोबारा नया दिखाई देने वाला जो ट्रिक है, उनकी जो चाल है वो क्या है, इज़ रिटन डाउन इन रिंग्स ऑफ ग्रेन, ये उनके जो तने हैं उनके ऊपर जो गोल दायरे बने होते हैं उस पर लिख दिया जाता है। यानी इंसानों की उम्र का अंदाज़ा इंसान के बुढ़ापे से होता है, लेकिन दूसरी तरफ पौधे भी बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। और उनका बुढ़ापा किस चीज़ से शो होता है, उनका अगर तना काट दिया जाए, उस तने के ऊपर जो गोल दायरे बने होते हैं, उनके स्टेम के ऊपर जो सर्कल्स बने होते हैं, वो उनके सालों की निशानदही करते हैं। यानी पौधे या दरख्त की उम्र जितनी पुरानी होगी उसी हिसाब से हर साल एक दायरा उस तने पर नमूदार हो जाता है। उन दायरों को गिनकर दरख्तों की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फर्स्ट 2 स्टेंजाज में तो पॉइंट पेसिमिस्ट दिखाई दे रहा था, अब थर्ड स्टेंजा में वो ऑप्टिमिस्ट दिखाई दे रहा है, पुरुम्मीद दिखाई दे रहा है। वो कहता है येट, फिर भी। जब येट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ये अपोजिट स्टेटमेंट देने के लिए किया जाता है, यानी अब इसका मतलब है कि कोई मुतज़ाद किस्म की राय हमारे सामने आ रही है। वो कहता है येट, फिर भी, स्टिल, अभी तक, द अनरेस्टिंग, यानी अनथके, बगैर किसी थकावट के, कैसल्स, ये किले हैं। थ्रेश, यानी इनको गाहा जाता है, इनमें बीज बोया जाता है। यानी वो कहना ये चाहता है कि जब बीज को बोया जाता है, ज़मीन में गाह दिया जाता है, तो उसके बाद यही बीज बड़े बड़े तनावर दरख्त बन जाते हैं और इनके तने किलों की मानिंद होते हैं जो कि कभी भी थकते नहीं, और कलों की मानिंद ये हमें हमेशा शेल्टर मुहैया करते हैं, हमें ये
पनाह मुहैया करते हैं और इसके साथ साथ हमें ये छाँव भी मुहैया करते हैं। इन फुल ग्रोन, और ये बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं। थिकनेस यानी इनकी जो घनापन है एवरी मई, हर मई के महीने में। मई चूँकि बहार का सीज़न है यानी स्प्रिंग सीज़न है, इसलिए वो कहता है कि जब भी मई का मंथ आता है यानी जब भी मई का महीना आता है, मौसम बहार आता है, तो इसमें क्या होता है, जो बीज बोए गए होते हैं उनसे जो दरख्त नमूदार होते हैं उनकी छाँव बहुत ज़्यादा घनी होती है, वो पककर तनावर दरख्त बन जाते हैं और वो कलों की मानंद हमें हिफाजत भी देते हैं और उनकी घनी छाँव में हम बैठ भी सकते हैं। लास्ट ईयर इज़ डेड, पिछला साल गुजर चुका है, मर गया है, पिछला साल मुर्दा हो गया है, हमारी नज़रों से ओझल हो गया है। दे सीम टू से, यूँ महसूस होता है जैसा कि वो दरख्त कह रहे हों। यहाँ पर दे से मुराद ट्रीज़ है, यानी यूँ महसूस होता है कि दरख्त हमसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि पिछला साल बीत चुका है, पिछला साल गुजर चुका है। बिगिन, शुरू कर दो, अफ्रेश अफ्रेश अफ्रेश, ताज़ा दम होना, ताज़ा दम होना, ताज़ा दम होना। यानी पिछले साल में जो ख़ज़ां में पत्ते झड़ गए थे और हर तरफ मुरझाए हुए पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे थे, ज़िंदगी का नामो निशान ख़त्म हो गया था, बहार की रौनकें ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब जैसे ही बहार आई है तो हमें चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है कि हम गुजरी हुई ख़ज़ां को भूल जाएं और इस बहार में अपने आप को ताज़ा दम करें। जैसा कि दरख्त मुखातब होकर कहते हैं कि जैसा कि हम अपने मुरझाए हुए पत्तों को नहीं देखते, बल्कि आज बहार के मौसम में जो हम पर नए पत्ते आए हैं, हम पर जो नए फूल और फल लगे हैं, हम उन पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। इसी तरह से इंसानों को भी चाहिए कि वो भी अपने दुख के वक़्त में जो परेशानियां, जो तकालीफ उनको आई थी, उनको भूल जाएं और खुशी के लम्हे में दुखों को याद करने की बजाय हमेशा अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें और उस खुशी को एंजॉय करें। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम में तमाम स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी बी ए, यानी हर स्टैंजा में फर्स्ट और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि अगर हम फर्स्ट स्टैंजा को देखें तो फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है लीफ और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रीफ। लीफ ग्रीफ ये आपस में राइम्ड है। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है सेड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्प्रेड। सेड स्प्रेड ये आपस में राइम्ड हैं। इसी तरह से सेकंड स्टैंजा में अगेन, ग्रेन, टू, न्यू। नेक्स्ट थ्रेश, अफ्रेश, मे, से। राइम स्कीम को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन की जानिब। रिटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें पॉइंट को आंसर तो मालूम होता है, लेकिन वो रीडर के सामने इसलिए उस क्वेश्चन को रखता है ताकि उस पर एम्फेसाइज किया जा सके, उस पर जोर दिया जा सके। अब इस पर पॉइंट ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है। इस पॉइंट की लाइन नंबर 5 और 6 में पॉइंट हमसे पूछता है, इज इट दैट दे आर बॉर्न अगेन एंड वी ग्रो ओल्ड। क्या ऐसा नहीं है कि हम तो बूढ़े हो जाते हैं और दरख्त दोबारा से तरोताज़ा हो जाते हैं। और इसके बाद पॉइंट ने खुद ही उसका आंसर भी दे दिया। वो कहता है नो, नहीं, दे डाई टू, नहीं, दरख्त और पौधे भी मर जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जब कोई ऐसा रिटोरिकल क्वेश्चन आए जिसका पॉइंट पहले खुद ही हमसे क्वेश्चन पूछे और खुद ही बाद में उसका आंसर दे दे, तो उसे हाइपोफोरा कहते हैं। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों को एक जैसी खसूसियात की बिना पर मुवाजना या मुकाबला करना। जैसा कि इस पोइम की अगर फर्स्ट 2 लाइन्स को हम देखें तो इसमें पॉइंट कहता है द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीफ लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड, यानी दरख्तों पर नए पत्ते आ गए हैं और यूं महसूस हो रहा है, पत्तों को देखकर यूं महसूस होता है जैसा कि वो हमसे हम कलाम हों, हमें कुछ कह रहे हों। उसके बाद नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है द ट्रीज आर कमिंग इनटू लीफ, यानी दरख्तों पर नए पत्ते आ गए हैं। इसका मतलब है कि मौसम बहार आ गया है। ये मौसम बहार यानी स्प्रिंग सीजन का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 9 और 10 में वो कहता है येट स्टिल द अनरेस्टिंग कैसल थ्रेश इन फुल ग्रोन थिकनेस एवरी मे, यानी जो लाइन नंबर 9 है उसमें जो अनरेस्टिंग कैसल है, इसका मतलब है कि जो दरख्तों के तने हैं वो हमारे लिए कलों की मानिंद हैं, वो कले की मानिंद हमें हिफाजत करते हैं और हमें पनाह देते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 10 में जो मे का वर्ड यूज़ किया है, मे यानी एक मंथ है जिसमें मौसम बहार आ जाता है, तो ये मे का वर्ड स्प्रिंग सीजन का मेटाफर है।
नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को या जानवरों और पौधों को इंसानों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में वो कहता है द रिसेंट बर्ड्स रिलैक्स एंड स्प्रेड, यानी जो ताज़ा ताज़ा कलियाँ खिली हैं वो बिल्कुल पुरसकून और आराम से हैं और वो इर्द गिर्द फैली हुई हैं। अब रिलैक्स होना ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने बर्ड्स को दी है, यानी उसने यहाँ पर बर्ड्स को पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 11 और 12 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है लास्ट ईयर इज डेड, यानी पिछला साल मर गया है। अब डेड होना एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने ईयर को दे दी है, तो यहाँ पर उसने ईयर को पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद तो वो कहता है दे सीम टू से, और यूं महसूस होता है जैसा कि दरख्त कह रहे हों। अब हम कलाम होना, कुछ कहना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने ट्रीज को दे दी है, तो इस तरह से उसने ट्रीज को दोबारा से पर्सोनिफाई किया है और वो दरख्त क्या कह रहे हैं, बिगन अफ्रेश अफ्रेश अफ्रेश। नेक्स्ट है एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजाममेंट की जानिब। इस पोएम की लाइन नंबर 7 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है देयर ईयरली ट्रिक ऑफ लुकिंग न्यू, यानी हर साल नया दिखाई देने का जो अमल है इज रिटन डाउन इन रिंग्स ऑफ ग्रेन, वो लिख दिया गया है। अब कहाँ लिख दिया गया है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें लाइन नंबर 8 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है इज रिटन डाउन इन रिंग्स ऑफ ग्रेन, यानी वो जो उनके तने हैं उन पर दायरों की शक्ल में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में ब्रेक लेने के लिए या पॉज लेने के लिए, वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो कहता है लास्ट ईयर इज डेड, उसके बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में समथिंग और सेड, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में रिसेंट रिलैक्स, लाइन नंबर 4 में ग्रीननेस ग्रीफ, लाइन नंबर 5 में दैट दे, लाइन नंबर 11 में सीन से। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो कहता है बॉर्न अगेन, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एन लेटर यूज हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में रिंग्स ग्रेन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में कमिंग और इनटू, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन ट्रीज लीफ, लाइन नंबर 3 में रिसेंट रिलैक्स, लाइन नंबर 4 में इज ग्रीफ, लाइन नंबर 5 में इज इट। इसके बाद पोइट ने इसमें बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि ट्रीज, लीफ, बर्ड्स, ग्रीननेस, रिंग्स ऑफ ग्रीन, कैसल्स। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने हमें एक मॉरल लेसन दिया है कि हमें चाहिए कि हम पुरानी और फरसूदा बातों को याद रखने की बजाय मौजूदा हालात पर फोकस करें और अपने दुखों और अपनी परेशानियों और मायूसियों को छोड़कर हमेशा पुरुम्मीद रहें और अच्छे वक्त की उम्मीद करें और हमेशा अपने आप को ताज़ा दम करते रहें। उसके बाद पोइट ने हमें यह भी बताने की कोशिश की है कि नेचर जो है ये हमारा एक बहुत बड़ा टीचर है, जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइम प्रेल्यूड में भी यही बताने की कोशिश की है कि नेचर इंसान का टीचर होती है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।